हाँ चंद्रकांत, डुमरियागंज की हम बात कर रहे हैं, बताइए क्या लग रहा है आपको इस बार। देखिए अनुज जी, आपको याद होगा, मुझे याद है 2 से 3 दिन पहले हम और आप बैठे थे इसी तरीके से तमाम सीटों पर बातचीत करने के लिए कि हम्म। क्या कुछ चल रहा है। तब मैंने हाँ। डुमरियागंज में आपको बताया था कि चुनाव थोड़ा सा फंसा हुआ है, हाँ। टक्कर चल रही है। लेकिन हाँ। मुख्यमंत्री की एक रैली होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उस रैली में वो एक भाषण देते हैं, हम्म। तकरीबन उस भाषण का एक 30 सेकंड का एक चंक है जो हम्म। खूब घूमा इस चुनाव में। उसमें वो कह रहे थे कि जिस तरीके से गोरखपुर से लतिया के भेजे गए, संत कबीर हम्म। नगर से लतिया के भेजे गए, उस तरीके से हम्म। सिद्धार्थनगर की धरती तो है, ये कहां पनपने देगी ऐसे लोगों को। एक हम्म। निजी दुश्मनी जो है मुख्यमंत्री और कुशल तिवारी के परिवार के बीच, हम्म। यानी कुशल तिवारी के जो पिता थे हरिशंकर तिवारी, उनके हम्म। बीच जो अदावत रही थी और जिस भाषा का इस्तेमाल मंच से किया गया, वो वहां हम्म। जो 18% ब्राह्मण मतदाता है उसने हम्म। काफी झकझोर दिया कुशल तिवारी के लिए वहां लोगों को। हम्म। और जगदंबिका पाल की भी भाषा जो थी वो काफी अमर्यादित रही चुनाव में, हम्म। कुशल तिवारी को लेकर काफी अमर्यादित रही। देखिए राजनीति में इतनी शुचिता को तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सामने जो प्रत्याशी है उसके पिता का देहांत हो चुका है। बिल्कुल। ये एक सामान्य शिष्टाचार है अनुज जी, इसमें बहुत हाँ। बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वो भी इस हम्म। चुनाव में डुमरियागंज की सीट पर नहीं रखा गया। हम्म। एक पहला तो ब्राह्मण वोट, और हम्म। दूसरा एक सिंपैथी। हम्म। एक सिंपैथी ये कि कुशल तिवारी के परिवार को लेकर, कुशल तिवारी को लेकर हम्म। और कुशल तिवारी के पिता को लेकर कई टिप्पणियां हुई, उसका भी हम्म। फायदा कुशल को मिलता नजर आया। मैं आपसे हम्म। ये कह सकता हूं कि डुमरियागंज की सीट बहुत कांटे की लड़ाई वाली सीट है, और हम्म। डुमरियागंज 4 जून को मुझे ऐसा लगता है कि जो नतीजा देगा डुमरियागंज वो काफी हम्म। हैरान करने वाला होगा। हैरान करने वाला होगा। तो किसके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है एक लाइन में। मुझे कुशल तिवारी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, भदोही पर आ जाते हैं, अगली सीट लगाइए भदोही। भदोही में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। डॉक्टर विनोद बिंद यहां पर भदोही में है और टीएमसी के पाले में ये गई है सीट ललितेश पति त्रिपाठी और बीएसपी से हरिशंकर चौहान। बहुत कम मतदान हुआ है। भदोही की बात करें तो भदोही में भी बहुत कम मतदान हुआ है। ललितेश पति त्रिपाठी कितना मजबूती से चुनाव लड़े हैं, चंद्रकांत क्या कहता है आपका आकलन। देखिए यहां पर क्या है कि पहली बात तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि सिटिंग सांसद का टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी को थामने की कोशिश की गई, लेकिन जिस हम्म। तरीके से टिकट काटा गया और उसके बाद यहाँ के सांसद समाजवादी पार्टी में चले गए, रमेश हम्म। बिंद, उसका हम्म। नुकसान यहाँ भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और हम्म। ललितेश पति त्रिपाठी इसके पहले भी 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो हम्म। लड़े हैं मिर्जापुर से, हम्म। 2014 में और 2019 में। हम्म। 2014 में उनको 1,55,000 के आसपास वोट मिला और 2019 में 95,000 वोट के आसपास वोट मिला, और ये वोट तब मिला अनुज जी जब हम्म। वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उत्तर हम्म। प्रदेश में कांग्रेस के टिकट पर इतने वोट हासिल कर लेना, ये अपने आप हम्म। में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बात है। बात है। हम्म। और आज वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी तीनों के गठबंधन से भदोही में चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट हम्म। पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर अनुज जी 3.5 लाख ब्राह्मण हम्म। मतदाता है। उसमें आप हम्म। यादव जोड़ दीजिए, उसमें आप मुस्लिम जोड़ दीजिए, इन हम्म। तमाम समीकरणों को जोड़ लीजिए, और उसमें हम्म। बिंद का भी वोट जोड़िए क्योंकि रमेश बिंद बगल की सीट मिर्जापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हाँ। ललितेश पति त्रिपाठी ने एक अच्छा चुनाव, मैं ये कहूंगा कि बहुत अरसे के बाद, एक हम्म। लंबे वक्त के बाद ललितेश पति त्रिपाठी ने एक अच्छा चुनाव लड़ा है। वो सिर्फ अपने राजनीतिक करियर में एक बार हम्म। विधायक बने हैं, हम्म। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा चुनाव लड़ा है जो शायद उनके सियासी वनवास को हम्म। खत्म कर सकता है। नहीं, लेकिन दो बातें हैं यहाँ पर चंद्रकांत, जल्दी से उसको भी क्लियर कर लेते हैं। पहला ये कि उत्तर प्रदेश में टीएमसी का कोई यहाँ पर वजूद दिखता नहीं, ना कि है। और दूसरा ये कि टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है उसको रटने में लोगों को दिक्कतें जरूर आई होंगी। भाई साइकिल है, कमल है, हाथ का पंजा है, लोग जानते हैं और पहचानते हैं, तो उसको नहीं, रटवाना भी बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। मैं आपको बताऊं क्योंकि हम्म। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। अगर ये हम्म। सिंबल कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का होता तो इनके लिए थोड़ा और आसान होता, हम्म। क्योंकि पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन अब हम्म। कांग्रेस छोड़ के आ गए थे, तो हालांकि सपा के सिंबल पर होते तो ज्यादा अच्छा, हम्म। बेहतरी से कम्युनिकेशन हो सकता था, लेकिन हम्म। लेकिन
लेकिन इसलिए क्योंकि 2022 में ये टीएमसी में शामिल हुए, तो कोई आज शामिल नहीं हुए। 2 सालों से, पिछले 2 सालों से ललितेश पति टीएमसी का झंडा लगाकर पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, टीएमसी के पोस्टर लगवा रहे हैं, लोगों को जा जा करके बता रहे हैं कि भाई इनकी पार्टी का सिंबल क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहां कमल, पंजा, साइकिल, हाथी के अलावा पांचवा चुनाव चिन्ह किसी को रटवाना बहुत मुश्किल काम है। एक बेल्ट बहुत में तो आप रटवा सकते हैं हाँ, कि भाई नगीना में ये, देखा हमने। हाँ, नगीना में आप केतली चला सकते हैं, कहीं आप लिफाफा दिखा सकते हैं, कहीं आप कप प्लेट दिखा सकते हैं, कहीं आप छड़ी दिखा सकते हैं। ये एक बेल्ट, 1-2 सीटों की बात है। लेकिन क्योंकि ललितेश पति त्रिपाठी ने एक अच्छा चुनाव लड़ा है, मतदान प्रतिशत ये इशारे कर रहा है कि भदोही में बदलाव के संकेत हैं। अब कितना वोट मिला है, कितना नहीं मिला है, इसके लिए 4 जून का इंतजार करिए। हाँ, ठीक है, एज मिलता दिखाई दे रहा है, आप ये कह रहे हैं। लालगंज सीट लगाइए, लालगंज सीट पर आ जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये, और बीजेपी से नीलम सोनकर है, दरोगा प्रसाद सरोज समाजवादी पार्टी से हैं, और बीएसपी से इंदु चौधरी हैं। तो लालगंज की तस्वीर क्या देखने को मिल रही है? देखिए, प्रत्याशी के चेहरे भी हमारे सामने आ गए, बोलिए। देखिए, लालगंज आजमगढ़ के बिल्कुल बगल की सीट है और बड़े बड़े दावे ये हैं। क्या चंद्रकांत, ये क्या जैसे लखनऊ और मोहनलालगंज है, वैसे ही लालगंज और आजमगढ़ है क्या? बिल्कुल 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 सही आकलन आपने किया। जैसे लखनऊ मोहनलालगंज है, जैसे आपकी कानपुर और अकबरपुर है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इन सीटों को समझिए। जैसे हरदोई और मिश्रिक है, बिल्कुल उन्हीं तरीकों से सीटों को समझिए। और गुड्डू जमाली ने जब बातचीत की, जब उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि आप आजमगढ़ की चिंता मत करिए, हम लालगंज भी जीत कर आ रहे हैं। और देखिए, लालगंज में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सिटिंग सांसद थी संगीता आजाद, उनको बीजेपी में शामिल करवाया, और वही भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हो गया। संगीता आजाद बीएसपी की सांसद थी, कोई बहुत बड़ा चमत्कारी, कोई बहुत बड़ा काम लालगंज के अंदर हुआ नहीं। और बीएसपी ने एक बार फिर यहां पर महिला कार्ड चला। देखिए, लालगंज की सीट पर महिला कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, पिछले अच्छा, मैं चुनाव से गलत भी। नहीं हूं तो संगीता जी जो हैं, वो नीलम सोनकर के ही खिलाफ पिछली बार चुनाव लड़कर आई थी, और बिल्कुल उनके बिल्कुल खिलाफ प्रचार किया था। और विडंबना देखिए राजनीति की, कि इस बार उनके लिए प्रचार कर रही हैं। राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं, ना स्थायी शत्रु है ना स्थायी मित्र है, और हाँ। परिस्थितियां कभी भी एक समान नहीं रहती हैं। नीलम सोनकर का चुनाव जरूर है, लेकिन इन 2 महिलाओं के चुनाव में, अनुज जी, 2 महिलाओं की जो यहाँ पर सीट पर टक्कर में, दरोगा प्रसाद सरोज सीरियस कैंडिडेट है। लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बसपा में भी रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। एक अच्छा और मजबूत चुनाव दरोगा प्रसाद ने लड़ा है। मैं ऐसा मानता हूं कि दरोगा प्रसाद सरोज को आपको प्लस में रखना चाहिए, अपर में रखना चाहिए। ये अच्छा चुनाव नहीं, ये लड़े किस हैं। लिए? गुड्डू जमाली के वजह से, या फिर कोई और फैक्टर आप देख रहे हैं? नहीं नहीं तर्क नहीं नहीं क्या है? नहीं, हाँ हाँ, मैं बता रहा, एक तो गुड्डू जमाली का तो फैक्टर है ही, पहला। दूसरा, धर्मेंद्र यादव का चुनाव लड़ना बगल की सीट पर, तो यादव वोटों में एक जुटान जिसको आप कहते हैं, वो हो सकता है। दूसरा, संविधान को बचाने का जो पूरा विजन रहा इस पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन का, उसने काफी हद तक दलित वोटर्स को इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट किया है, उनको टर्न किया है कि वो साइकिल या पंजे के साथ जाए, बजाय इसके कि वो हाथी के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने आपसे शुरुआत की थी डुमरियागंज से। डुमरियागंज, भदोही और लालगंज, इन तीनों सीटों को आप प्लस में मानिए इंडिया इंडिया गठबंधन गठबंधन। के लिए। ठीक है, श्रावस्ती आ जाते हैं, श्रावस्ती लगाइए। साकेत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा था श्रावस्ती की सीट पर। समाजवादी पार्टी से राम शिरोमणि वर्मा है, और मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था बीएसपी ने। तो अब श्रावस्ती की धरती क्या कह रही है? साकेत मिश्रा को जिताने के लिए बीजेपी ने एडी चोटी का जोर लगा रखा था, हर तरीके से उनके सपोर्ट में खड़ी थी, पीछे कंधे से कंधा मिलाकर। कैसे देखा जाए? देखिए अनुज जी, भाजपा ने यहाँ बहुत मेहनत की है, और भाजपा ने जितनी मेहनत यहाँ पर की है, तमाम संगठन के लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े इंटरेस्ट की सीट है ये। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत इंटरेस्ट है श्रावस्ती की सीट। साकेत मिश्रा ने अच्छा चुनाव लड़ा है, क्योंकि एमएलसी थे,
और एमएलसी रहते हुए इन्होंने अपनी जो विधायक विकास निधि होती है उसका काफी बड़ा हिस्सा श्रावस्ती में खर्च किया है, श्रावस्ती के विकास में खर्च किया, श्रावस्ती के लोगों के लिए खर्च किया। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पिछले 3-4 वर्षों से श्रावस्ती में साकेत मिश्रा एक्टिव थे, तो इसका फायदा उनको मिलेगा, जाहिर तौर पर मिलेगा। लेकिन श्रावस्ती में भी मुस्लिम वोटर्स बहुत ठीक ठाक है, तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा 29% मुसलमान है। लेकिन बीएसपी ने यहां पर मुस्लिम उतारा है, उन वोटर्स में एक बड़ा बिखराव देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि श्रावस्ती की सीट मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर दांव मार ले जाएगी और ये सीट श्रावस्ती की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। ठीक है, तो श्रावस्ती साकेत मिश्रा आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एज है और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं श्रावस्ती की सीट पर। बढ़ते आगे अंबेडकर नगर आ जाइए। हालांकि चर्चा की शुरुआत में हम लोगों ने अंबेडकर नगर की चर्चा जरूर की थी, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका जल्दी से आकलन कर लेते हैं। रितेश पांडे है भारतीय जनता पार्टी से, लालजी वर्मा है समाजवादी पार्टी से, कमर हयात एक बार फिर से देखिए बीएसपी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट। कैसे देखा जाए अंबेडकर नगर की सीट? बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव, सबसे ज्यादा मतदान वाला चुनाव, सबसे ज्यादा मतदान यहाँ हुआ। मैंने आपको पूरे समीकरण इसके शुरुआत में बताए थे कि किस तरीके से दोनों प्रत्याशी जो है रितेश पांडे और लालजी वर्मा दोनों बीएसपी बैकग्राउंड के नेता हैं, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रितेश पांडे, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा वोटिंग परसेंट यहाँ पर होना ये रितेश पांडे को अनुज जी नुकसान कर जाएगा। और नुकसान इस तरीके से कर जाएगा कि लालजी वर्मा के साथ जो घटना हो गई वो सुबह सुबह हो गई 11-11:30 बजे के आसपास, तो इसका मैसेज पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैला। और मैसेज ये नहीं फैला कि हाउस अरेस्ट किया, मैसेज वोटिंग के दिन मैसेज अलग तरीके से फैलता है। वोटिंग के दिन मैसेज कुछ इस तरीके से फैलता है कि लालजी वर्मा को पुलिस उठा ले गई, लालजी वर्मा के घर में पुलिस घुस गई, तो ये मैसेज बहुत तेजी से चला और इसका अनुज जी असर देखने को मिला है, बहुत तगड़ा असर देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि लालजी वर्मा यहाँ पर साइकिल चला देंगे इस बार और रितेश पांडे के लिए शहर और गांव में होता ये है कि आप बोलिए किसी से एक बात, वो 4 बातें आगे बताता है और वो बात कहां कहां तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, तो किसी को मालूम कुछ नहीं रहता। लेकिन चंद्रकांत जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि बातें फैलती हैं, उसके पीछे की वजह क्या है ये किसी को नहीं पता होता वोटिंग वाले दिन। और लोग जो है फिर उसका क्या, आप क्या कह रहे हैं कि सिंपैथी मिलती दिखाई दे रही है लालजी वर्मा को? नहीं, सिंपैथी की तो बात ही नहीं है, सिंपैथी तो आज के दिन की हो गई, लेकिन इसके पहले से वो मजबूत चुनाव लड़ रहे थे। लालजी वर्मा मजबूत चुनाव लड़ रहे थे अनुज जी, तो इसका फायदा उन्हें होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आजमगढ़ की सीट बहुत इंटरेस्टिंग सीट है और इसमें तो हालांकि आकलन लगाने की बहुत ज्यादा इसमें गुणा गणित की जरूरत नहीं है। दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव और मसूद अहमद जो कि चुनावी मैदान में है, ये 3 प्रत्याशी आपके सामने हैं। क्या लगता है धर्मेंद्र यादव को यहाँ पर विन लिख दूं उसके आगे, या फिर कोई टेक्निकल पेज फंसा हुआ है? चंद्रकांत कोई पेज नहीं है, आप धर्मेंद्र यादव को निसंदेह लिखिए कि वो चुनाव जीत रहे हैं। तो ठीक है, आजमगढ़ की धरती पर हम लिख देते हैं कि भाई धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव जीत रहे हैं। बस्ती आ जाते हैं, बस्ती की बात करते हैं। बस्ती सीट लगाइए। यहां से भारतीय जनता पार्टी हरीश द्विवेदी को चुनाव लड़वा रही है, समाजवादी पार्टी से रामप्रसाद चौधरी हैं, बीएसपी से लवकुश पटेल हैं। तो बस्ती का गुणा गणित क्या कहता है? हरीश द्विवेदी ने अच्छा चुनाव लड़ा है कि रामप्रसाद चौधरी? क्योंकि बीएसपी की मायावती की इस चुनाव में, पूरे चुनाव में जैसे जैसे फेज आगे बढ़े हैं, आकाश आनंद जब से साइडलाइन किए गए हैं उसके बाद से लोगों ने चर्चाएं शुरू कर दी हैं कि भाई बीएसपी को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। राजनीतिक विश्लेषक हो वो भी इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर भी थोड़ा दूर दिखाई दे रही है बीएसपी मायावती। तो यहां पर सीधा मुकाबला हरीश द्विवेदी और रामप्रसाद चौधरी के बीच में मान लेते हैं। बस्ती का क्या गुणागणित है चंद्रकांत? देखिए अनुज जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो बस्ती का चुनाव हुआ है बड़ा फंसा हुआ चुनाव था। आखिरी मोमेंट पे जब ये मैसेज आया कि ठाकुर बहुत ज्यादा नाराज है, बस्ती सीट है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आकर के राजकिशोर सिंह को, आपको याद होगा, बीजेपी में शामिल कराया गया। फिर धनंजय सिंह ने जौनपुर और मछली शहर के अलावा जिस तीसरी सीट पर बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं वो बस्ती की सीट है। 3 मीटिंग धनंजय सिंह ने यहाँ की हैं बस्ती में, सिर्फ ठाकुर वोटर्स को इस पाले में लाने के लिए। तो आप ये मानिए कि इस सीट पर कांटे की लड़ाई है। अच्छा, कांटे की लड़ाई आप मान सकते हैं कि बहुत कांटे की लड़ाई इस सीट पर देखने को मिल रही है। 50-50% मान लेते हैं। हाँ, 8वीं सीट आ जाती है, टक्कर मान सकते हैं, टक्कर मान सकते हैं। संत कबीर नगर सीट लगाइए जल्दी से। प्रवीण निषाद जो कि संजय निषाद के पुत्र हैं,
समाजवादी पार्टी से पप्पू निषाद चुनाव में है, बीएसपी से नदीम अशरफ एक बार फिर से मुस्लिम प्रत्याशी। पहले तो ये बताइए, मायावती ने इतने मुस्लिम प्रत्याशी क्या सोच के, क्या रणनीति के तहत उतारे हैं चंद्रकांत? उसके बाद संत कबीर नगर का हम विश्लेषण जरूर करेंगे। देखिए, मायावती की रणनीति इस पूरे चुनाव में अनुज जी समझ नहीं आई। हाँ। शुरुआती दौर में लगा कि मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। फिर मायावती ने एकदम से अग्रेसिव अवतार लिया, आकाश आनंद को एक्टिव किया, खुद रैलियां शुरू की। आकाश आनंद धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, धुआंधार तरीके से काम चल रहा था, लेकिन फिर आकाश आनंद को बैक कर लिया एकदम से, और उसके बाद फिर मायावती ने जिस तरीके से किया, और अब मायावती फिर साइलेंट है। मायावती का चुनाव इस बार कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि किस तरीके से चल रहा है। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा, एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि 7वां चरण आ गया है, 1 तारीख को वोटिंग है, लेकिन मायावती कहां है? मतलब स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है, उसमें आकाश आनंद का नाम फिर से होता है। पहले आपने उनसे पद छीने, अब उनका नाम फिर से है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मायावती किस पॉलिसी के साथ काम नहीं, कर अब तो रही है। चुनाव निकल गया है पूरा का पूरा, बचा क्या है इसमें? नहीं, बहुत ज्यादा अभी कुछ। जैसे हाँ। अभी 3-4 दिन प्रचार के बचे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि मायावती कुछ ऐसा करे, लेकिन मायावती कुछ करती नजर नहीं आ रही है। आप देखिए, आजमगढ़ में उन्होंने 3 बार प्रत्याशी बदले। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती की रणनीति को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और जहां तक आप संत कबीर नगर की बात कर रहे हैं कि दोनों प्रवीण निषाद, पप्पू निषाद और बीएसपी ने नदीम अशरफ, बीएसपी ने कोशिश पता नहीं क्यों ऐसी की है कि मुस्लिम वोटर्स में बिखराव हो जाए। ये एक कोशिश पूरे चुनाव में समझ में आती है कि मुस्लिम वोटर्स में बिखराव हो जाए, मुस्लिम वोटर्स बिखर जाए, मुस्लिम वोटर्स में छिटकन आ जाए। ये एक कोशिश बार बार समझ में आती है, और बड़ी जिसे आप कह सकते हैं कि ये अजीब स्थिति उत्तर प्रदेश में अनुज जी देखने को मिली। संत कबीर अब तो नगर की सीट है, ये इस सीट पर मैं भी 50-50 हूं। प्रवीण निषाद, संजय निषाद के बेटे हैं, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, बहुत ज्यादा फायदा उनको मिलेगा ये मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, टक्कर बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, 50-50 मान लेते हैं संत कबीर नगर की सीट को। सुल्तानपुर बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, सुल्तानपुर की सीट है। मेनका गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में है, रामभुआल निषाद यहाँ से चुनावी मैदान में है, उदराज वर्मा यहाँ से चुनावी मैदान में है। मेनका गांधी के लिए कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा फेस यहाँ पर प्रचार करते हुए नहीं दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी का, चंद्रकांत। आप बड़े फेस की बात कर रहे हैं, वरुण गांधी आपको कहां दिखे? आखिरी दिन को छोड़ दीजिए अनुज जी, आखिरी दिन की बात मत करिए, आखिरी दिन को छोड़िए, तो वरुण गांधी आपको कहां दिखे, कहां प्रचार करते नजर आए? मुझे तो नहीं दिखे। क्या राजनाथ सिंह आपको दिखे इस सीट पर कहीं? क्या प्रधानमंत्री दिखे? क्या आपको अमित शाह जी दिखे? कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता आपको दिखा क्या? मुझे तो नहीं नजर आया। क्या मेनका गांधी को वाकई इस सीट पर लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया कि आप अकेले चुनाव लड़िए? और उसके बाद देखिए जिस तरीके से चीजें बदलती हैं, कई कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल हुए। सोनू मोनू जो बाहुबली ब्रदर्स कहे जाते हैं इस सीट के, वो जिन्होंने वरुण गांधी को चुनाव जिताने में बड़ी मेहनत की थी 2014 में, वो समाजवादी पार्टी के पाले में जाकर के खड़े हो गए। तो मेनका गांधी पिछली बार अनुज जी 14,520 वोटों से चुनाव जीती थी। इस बार आप क्या मान रहे हैं? क्या कोई बहुत बड़ा करिश्माई काम सुल्तानपुर में मेनका गांधी ने कर दिया है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और 14,520 वोटों की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं हो सकती है। ये तो नॉर्मल चुनाव की जीत हार है। मेनका गांधी के लिए तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख वोटों की जीत हार होनी चाहिए थी। 14,520 वोटों की जीत हुई, और वो भी मेनका गांधी के लिए, संजय गांधी की पत्नी, वरुण गांधी की मां के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए। इस चुनाव में तो सारे समीकरण बदल गए हैं। मैं तो, मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे मेनका गांधी की सीट खटाई में लग रही है। मुझे लग रहा है कि जो भाजपा का तमाम शीर्ष नेतृत्व, जिसने जिस तरीके से अकेला छोड़ा मेनका गांधी को, मुझे तो लग रहा है कि मेनका गांधी हो सकता है कि पूर्व सांसद हो जाए चुनाव। अच्छा जी, बिल्कुल। सोनू ये तो बड़ा गेम हो जाएगा भाई साहब। अरे रामभुआल निषाद जीत जाएंगे। अनुज जी, आखिरी के 4 दिन में सारे समीकरण बदले हैं। जब सोनू मोनू की एंट्री हुई है। बिल्कुल। और कितनी तेजी से बदले, 10 से 12 हजार आदमियों की मीटिंग कर दी सोनू मोनू ने 24 घंटे के अंदर अपने घर पर। आप सोचिए, पूरे क्षेत्र से, जिले से 10-12 हजार लोगों को बिठा देना घर पर बड़ी बात है।
बड़ी और बात है। लोग ये भी बता रहे हैं कि सुल्तानपुर के अलग अलग गांवों में, अलग अलग ब्लॉक में सोनू हम्म सिंह के सपा में शामिल होते ही 2,500 से 3,000 घरों से भाजपा का झंडा उतारा गया है। तो आप सोचिए सोनू मोनू ने कितना बड़ा इफेक्ट डाला है इस सीट पर। और अगर कहीं बिल्कुल। मेनका गांधी इस सीट से चुनाव हार गई हम्म तो आप वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों की राजनीतिक रूप से आप सियासी पारी को क्या समझेंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि हम्म उनकी सियासी पारी खत्म हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ये हम्म बड़ा डेंट लगेगा अनुज जी इन दोनों की राजनीति पर। एक को मेरी टिकट देखिए नहीं देखिए दिया गया, आप, एक को बैठा एक दिया को गया है। टिकट नहीं मिला, एक को टिकट नहीं हाँ मिला, एक को टिकट ऐसा दिया कि साथ नहीं दिया। हाँ हाँ अगर प्रधानमंत्री जाते मेनका गांधी के लिए वोट मांगने तब तो समझ में आता कि वाकई सीरियसली सुल्तानपुर की सीट को लिया गया। हाँ। अमित शाह जी चले जाते, राजनाथ जी चले जाते, बगल की हम्म सीट थी, स्मृति ईरानी जा सकती थी वोट मांगने के लिए, एक मीटिंग तो हम्म कर ही सकती थी एटलीस्ट। बिल्कुल उन्होंने भी बिल्कुल। कुछ नहीं किया सुल्तानपुर में। तो क्या हम्म। क्या मेनका गांधी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। और मेनका हम्म गांधी के रिसेंट इंटरव्यूज मैंने बहुत से सुने अनुज जी, उसमें हम्म वो किसी मुद्दे पर कमेंट कर ही नहीं रही है, वो किसी मुद्दे पर नहीं बोल रही है जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे जुड़ा हुआ है। आप किसी पे भी हम्म सवाल पूछ लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूछ लीजिए, आप उनसे हम्म ब्रजभूषण के मामले पे सवाल पूछ लीजिए, वो नहीं बोल रही हैं। नहीं बोल रही हैं, तो तो ये क्या 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 संकेत है। क्या ये अंतर्द्वंद नहीं, ये अंतर्द्वंद हम्म कैसा है। ये हम्म अंतर्द्वंद कैसा है कि भाई वरुण गांधी का टिकट कटता है और वरुण गांधी को आखिर तक इसी आश्वासन में रखा जाता है कि हम्म आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, आपको चुनाव लड़ाया हम्म जाएगा। कुछ फिर बड़ा वरुण सोचा गांधी गया को, आपके लिए। फिर बिल्कुल हाँ बिल्कुल, फिर वरुण गांधी को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया गया, ये बड़ी हाँ। बात है। और फिर मेनका गांधी को जिस तरीके से अकेला छोड़ा गया। इसका इसका विश्लेषण आगे भी करेंगे, 4 जून को करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है और लोग जानना भी चाहते हैं। फूलपुर आ जाइए जल्दी से, फूलपुर की सीट क्या कहती है जल्दी से वो हम आपको बताते हैं। प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी से फूलपुर में प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में है, और बीएसपी की अगर हम बात करें तो जगन्नाथ पाल यहां से चुनावी मैदान में है। तो फूलपुर में क्या जगन्नाथ पाल को उतारकर किसी तरह का खेल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, या फिर बिगाड़ने में कामयाब रह पाई है मायावती? क्या लग नहीं, रहा है चंद्रकांत? उस खेल को तो अखिलेश यादव ने पहले ही खत्म कर दिया। जैसे ही हम्म आपने आपने जगन्नाथ पाल को टिकट दिया, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया श्यामलाल पाल। हम्म वो खेल तो नहीं चल पाया, लेकिन लोग ऐसा बता रहे हैं कि एक एक आप आजकल एक चीज सुन रहे होंगे कि जनता चुनाव लड़ रही है, हम्म जनता चुनाव लड़ रही है। वो हम्म फैक्टर अमरनाथ मौर्य के साथ वहां काम कर रहा है, और लोग कह रहे हैं कि हम्म अमरनाथ मौर्य क्लियर कट सीट निकाल करके आ रहे हैं। अब हम्म बीच में कहीं ब्रेकर हो, कहीं सीट फंसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बेल्ट में पूर्वांचल की जो एक खास बेल्ट है, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फूलपुर वाली, यहाँ हम्म। कहते हैं, बताते हैं कि अमरनाथ मौर्य ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा। अच्छा चुनाव लड़ा है। और क्योंकि बीजेपी सांसद का टिकट काटा गया और फिर बीजेपी को यह सीट न देकर निषाद पार्टी के कोटे में चली गई। निषाद हम्म। पार्टी के ही विधायक हैं ये प्रवीण पटेल, अच्छा, जो बीजेपी के लेकिन सिंबल सिंबल पर लेकिन चुनाव। सिंबल बीजेपी का है। तो संजय निषाद को सिंबल कहीं नहीं मिला ना अनुज जी। हाँ हाँ। संजय निषाद का तो जितना अपमान इस गठबंधन में हुआ उतना किसी नेता का नहीं हुआ। ओम प्रकाश लेकिन खुश राजभर है को वो, भले, नहीं उनका काम नहीं, चल रहा है, ठीक बात, मंत्री बन के ठीक बैठे बात, हुए हैं। ठीक बात। हाँ। ओम प्रकाश राजभर को भले ही एक सीट मिली अनुज जी, लेकिन उनके हम्म, सिंबल पर मिली। अनुप्रिया को हाँ। 2 मिली, उनके सिंबल पर मिली। जयंत चौधरी हम्म को 2 मिली, उनके सिंबल पर मिली। फिर संजय हम्म निषाद में क्या दिक्कत थी। हम्म, ठीक चंद्रशेखर बात है। की लड़ाई आखिर तक क्या थी, चंद्रशेखर की लड़ाई आखिर तक सिंबल। यही थी, सिंबल। हम्म देखिए सिंबल हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीति में, हम्म सिंबल आपकी पहचान होता है। मुझे आज भी हम्म याद है कि राजा भैया आरी चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग से लड़ गए थे कि उनको उनकी हम्म पार्टी का चुनाव चिन्ह आरी ही चाहिए था। तो हम्म सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम्म अगर आप सोचिए आज की तारीख में ये कह दिया जाए कि भारतीय हम्म जनता पार्टी का सिंबल कमल की फूल की जगह गुलाब का फूल होगा, तो कितनी हम्म, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। ये तो ये अमरनाथ मौर्य को क्या करें, एच पे रखें या फिर जिता दें, क्या हाँ, करें? नहीं नहीं, जिताने की जरूरत नहीं है अनुज जी भी। हम्म एज में है, टक्कर में है, हम्म और जिताऊ कंडीशन है इनकी, विनिबिलिटी अच्छा। इनकी ज्यादा है। हम्म अच्छा, तो प्लस दिखाई दे रहा है अमरनाथ मौर्य के सामने। मछली जी। शहर आ जाते हैं, मछली शहर की भी बड़ी चर्चाएं हुई हैं भाई। बीपी सरोज, प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से, कृपा शंकर सरोज, सरोज वर्सेस सरोज। तो इसको कैसे देखा जाए? और प्रिया सरोज ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, हर बार हम आपको बता चुके हैं। अब वोटिंग होने के बाद क्या सिनेरियो बन रहा है चंद्रकांत? वोटिंग हो गई है अनुज जी, और हम्म मछली शहर में जौनपुर की बगल की सीट है, मछली शहर में
वोट भी ठीक ठाक हुआ है। और प्रिया सरोज जिस तरीके से युवा प्रत्याशी हैं, देखिए वो युवा सोच की प्रत्याशी हैं। और उनके जो पिता हैं तूफानी सरोज, वो केराकत के विधायक है, यानी कि राजनीतिक रणनीति जो है वो घर में बहुत अच्छे से बनी है। अच्छा, रागिनी सोनकर पहले बहुत ज्यादा नाराज थी। रागिनी सोनकर नाराज इस वजह से थी अनुज जी कि उनको टिकट नहीं मिला, वो चुनाव लड़ना चाहती। लेकिन आखिर में आप देखिए कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव की रैलियों के बाद से पूरा माहौल बदल गया। रागिनी सोनकर ने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। आज मेरी जब दिन में रागिनी सोनकर से बात हुई फोन पर, मछली शहर और जौनपुर को लेकर ही मैंने उनसे बात की थी, तो उनका कहना था कि चंद्रकांत जी बिल्कुल समय नहीं है और मैं कंटिन्यूअसली बूथ पे जा रही हूँ, बूथ का निरीक्षण कर रही हूँ। यानी वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ाने पर उतर आई थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये सीट बड़े परिवर्तन वाली सीट होगी। पिछली बार 181 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पूर्वांचल में प्रिया सरोज के नाम पर एक युवा सांसद उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। अनुज जी, ठीक है, प्रिया सरोज। आप इसे बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल मान सकते हैं, बहुत बड़ा आकलन मान सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह नहीं, रहा। मैं केवल 181 वोट पर ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। हाँ, उस लिहाज से, उस आंकड़े के लिहाज से यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रिया सरोज इतनी अच्छी और बढ़िया प्रत्याशी है कि वो बीपी सरोज को चुनाव हरा दे, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। देखिए, कई बार होता है कि लोगों ने कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लोग कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अब उस कहावत को थोड़ा सा पलट देंगे तो कि अगर चना कायदे से उछल जाए तो भूनने वाले की आंख फोड़ सकता है। तो राजनीति में कभी भी उम्र के हिसाब से, कभी भी इन कारणों से राजनीतिक आकलन नहीं होते। सुषमा स्वराज ने बहुत कम उम्र में चुनाव जीत लिया था। इस देश में कई, हम कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बना, 25 साल का लड़का सांसद बन गया, तो इस हिसाब से तो आपको पुष्पेंद्र सरोज भी चौंकाने वाले हैं। हाँ, नहीं, ठीक बात है। पुष्पेंद्र सरोज के पीछे लॉजिक है। पुष्पेंद्र सरोज के पीछे वहां पर राजा भैया है, खड़े हुए हैं, उनके पिताजी खड़े हुए हैं। हालांकि मछली यहाँ भी शहर प्रिया में, सरोज के पीछे, हाँ। इसी मछली शहर में रागिनी सोनकर जो विधायक हैं, 32 साल उनकी उम्र आज की तारीख में है। जब वो विधायक बनी तो 30 साल की। लोगों ने कहा कि रागिनी सोनकर यहां पर क्या कर पाएंगी, बड़े बड़े दिग्गज यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं मछली शहर की सीट पर, रागिनी सोनकर कुछ नहीं कर सकती। और भारतीय जनता पार्टी की आंधी में, 2022 में भारतीय जनता पार्टी की आंधी में रागिनी सोनकर चुनाव जीत करके आ गई। ये जौनपुर मछली, ये देखिए मैं आपसे कह रहा हूं अनुज जी, पूर्वांचल की जो पूरी बेल्ट है ना, ये कई बार बहुत ज्यादा चौंकाती है, बहुत ज्यादा हैरान करती है। मैं आपसे बताऊं, पिछली बार जब चुनाव चल रहा था तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि अतुल राय चुनाव जीत जाएंगे। बड़ा विपरीत परिस्थितियां थी घोसी की ठीक सीट बात पर, है, घोसी लेकिन की अतुल सीट राय है। चुनाव जीते। अफजाल अंसारी को तो लोगों ने हारा हुआ कह दिया था घोसी की सीट पर, कि बसपा से चुनाव लड़के, माफ कीजिएगा, बसपा से चुनाव लड़के गाजीपुर की सीट पर अफजाल अंसारी चुनाव जीतेंगे। और जीत ही नहीं हराया सकते। किसको? हराया मनोज किसको? सिन्हा ये को, मनोज सिन्हा को। उस वक्त के इतने कद्दावर और होते होते रह गए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मनोज सिन्हा, उनको हराया था। तो ये पूर्वांचल है। और मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं, आप मेरे साथ 1 जून को फिर से बैठेंगे, जब 7वें चरण का मतदान चल रहा होगा, तब आप खुद कहेंगे कि वाकई पूर्वांचल हैरान कर रहा है। तो मैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है अनुज जी कि मछली शहर की सीट पर प्रिया सरोज पूरा पूरा चुनाव पलटने जा रही है। ठीक है, प्रतापगढ़ आ जाते हैं अगली सीट पर। संगम लाल गुप्ता, एसपी सिंह पटेल, प्रथमेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से गुप्ता जी लड़ रहे हैं, और पटेल साहब समाजवादी पार्टी से। राजा भैया का यहाँ पर प्रभाव रहता है। कहते हैं कि भाई कुंडा में उनका वर्चस्व है, तो कितना यहाँ पर काम आता है उनका प्रभाव, उनका वर्चस्व, ये जरा समझाइए, क्योंकि 3 सीटें और बची हैं विश्लेषण करने के लिए, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर। प्रतापगढ़ में क्या लग रहा है? राजा भैया का गृह जनपद है प्रतापगढ़। राजा भैया इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं, और बड़े बड़े नेताओं की ये धरती है अनुज जी। प्रमोद तिवारी, राजकुमारी रत्ना सिंह, राजा भैया, और उन सबके बीच में संगमलाल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। रत्ना सिंह, प्रमोद तिवारी और एक गुट एक पार्टी में है, कांग्रेस में है, तो जाहिर सी बात है कि एसपी सिंह पटेल को चुनाव लड़ा रहे हैं। दूसरा, राजा भैया नाराज है भाजपा से। अब ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, ये खुली बात है। राजा भैया ने इस सीट पर मदद की है। इसी सीट पर उन अखिलेश यादव की रैलियों में अखिलेश यादव ने धन्यवाद कहा राजा भैया को, नारे लगे जनसत्ता दल के झंडे दिखाई दिए इसी सीट पर। इसी सीट पर पिछले चुनाव में गोपाल जी को 47,000 वोट मिला।
गोपाल जी मतलब राजा भैया के राइट हैंड, उनको 47,000 वोट मिला और 77,000 रत्ना सिंह को मिला। उन वोटों को जोड़ लीजिए। दूसरा, राजा भैया ने प्रतापगढ़ में एक और खेल किया। राजा भैया ने प्रतापगढ़ में 2021 में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाया एक कुर्मी महिला को। तो कुर्मी वोटर्स पर भी राजा भैया का कमांड है, राजा भैया का होल्ड है। कई कई नगर पंचायतें ऐसे हैं, चाहे आप कुंडा देख लीजिए, चाहे आप डेरवा देख लीजिए, जहां राजा भैया के लोग अध्यक्ष हैं, जहां राजा भैया के लोगों का वर्चस्व है। पहले तो मैं सीट को नहीं मान रहा था, लेकिन राजा भैया की मदद की वजह से ये सीट, और राजा भैया शायद आखिर तक बीजेपी की मदद कर देते, लेकिन कंटिन्यूअसली जो बयान आने शुरू हुए, पहले अनुप्रिया पटेल, फिर केशव प्रसाद मौर्य, और उसके बाद वोटिंग से ठीक 24 घंटे पहले ओम प्रकाश राजभर, इन तमाम लोगों ने राजा भैया के खिलाफ बयान दिए। इन तमाम लोगों ने राजा भैया के विषय में जो टिप्पणियां की, आपको पता है जो अनुप्रिया पटेल ने टिप्पणी की, उससे राजा भैया के समर्थक और राजा भैया भी नाराज थे। तो प्रतापगढ़ की सीट मैं तो समाजवादी पार्टी के खाते में देता हूं 90%, बाकी 10% का मैं कुछ कह नहीं सकता। एसपी सिंह पटेल, ठीक है। प्रतापगढ़ एसपी सिंह पटेल ने को यहाँ पर एज मिलती दिखाई दे रही है, वो भी 90% के साथ। इलाहाबाद सीट आ जाते हैं, नीरज त्रिपाठी, उज्जवल रमण सिंह, रमेश सिंह पटेल, कौन कितना आगे दिखाई दे रहा है वोटिंग के बाद? चंद्रकांत बीजेपी से नीरज देखिए, त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी से उज्जवल रमण सिंह। प्रयागराज की जो सीट है अनुज जी, क्योंकि सनातन का संस्कृति का बड़ा संगम है प्रयागराज, कुंभ वहां लगता है, प्रयागराज बड़ी आस्थाओं का शहर है। अतीक अहमद की हत्या के बाद से भी काफी समीकरण यहाँ पर बदले हैं। जो पाल वोटर्स हैं, जो कुर्मी वोटर्स हैं, वो भाजपा के साथ जुड़े हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं नीरज त्रिपाठी, एक अच्छा और एक मजबूत चुनाव इन्होंने आज लड़ा है प्रयागराज की सीट पर। तो उज्जवल रमण सिंह जरूर कांग्रेस से लड़े हैं, पिता उनके सांसद रहे हैं, लेकिन उज्जवल रमण सिंह बहुत ज्यादा चुनाव में करिश्मा कर पाएंगे मुझे लगता नहीं, हालांकि चुनाव है। फिलहाल ये सीट मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के खाते में रहनी चाहिए। बीजेपी यहाँ प्लस में है, अच्छा चुनाव लड़ी है, तो इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, आखिरी सीट आ जाते हैं यहाँ पर जौनपुर सीट है, भारतीय जनता पार्टी कृपाशंकर सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा, जैसा कि सब जानते हैं समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से श्याम सिंह यादव मौजूदा सांसद। लेकिन जौनपुर की चर्चाएं बहुत होती रही हैं, यहाँ पर क्या मायावती का यहाँ पर वर्सेस भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि श्याम सिंह यादव किसी तरह का खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण है वोटिंग के बाद, क्या आकलन है चंद्रकांत? अनुज जी, यहाँ वोटिंग नहीं, यहाँ पे वोटिंग से तकरीबन 48 घंटे पहले खेल बदल गया। धनंजय सिंह पहले तो आ गए इनके साथ, कृपाशंकर सिंह के साथ, बीजेपी के साथ शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, वो इधर उधर जाते रहे, मछली शहर में प्रचार किया, बस्ती में प्रचार किया, तमाम चीजें कर रहे थे। तो ये लगा कि धनंजय सिंह क्या चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं क्या, लेकिन फिर आखिर में 48 घंटों में धनंजय सिंह ने अपनी ताकत झोंकी है वहां पर, और धनंजय सिंह ने मजबूती दिखाई है। और मैं ये कह सकता हूं कि उसकी वजह से कृपाशंकर सिंह अचानक कृपाशंकर सिंह ने लीड बना ली, अचानक कृपाशंकर सिंह चुनाव में आगे हो गए अनुज जी, और मजबूती से आगे हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जौनपुर की सीट पर भी बीजेपी को एज है। जो कृपाशंकर सिंह चुनाव हार रहे थे लगभग, वो कृपाशंकर सिंह आखिरी के घंटों में, उन्होंने जिसको कहते हैं ना आखिरी के घंटों में बढ़त बन जाती है, वो बढ़त कृपाशंकर सिंह ने जौनपुर की सीट पर बनाई है। और फैक्टर एक ही है कि धनंजय सिंह ने आखिरी मौके पर बहुत मदद की है जौनपुर की सीट पर। तो मैं जौनपुर की सीट को प्लस मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए।